सब्जेक्ट जो अभी चल रहा है वो था चरक संहिता चिकित्सा सूत्रों का प्रायोगिक अध्ययन, और उसमें विषम ज्वर ये जो विषय है ये मैंने चूज किया है। ये विषम ज्वर जो चूज किया है इसका एक विशेष कारण है, क्योंकि ज्वर चिकित्सा रसायन और वाजीकरण अध्याय के बाद ज्वर चिकित्सा चरक संहिता में चिकित्सा के तौर पर फर्स्ट आती है। तो ये चिकित्सा के तौर पर ज्वर ही पहले क्यों बताया, क्योंकि ज्वर चिकित्सा सभी चिकित्साओं के लिए अधिकरण जो भी ज्वर होगा तभी भी सभी के लिए, सभी चिकित्सा के लिए अनागत वेक्षण तंत्र युक्ति से वो लागू हो जाती है। इसलिए यहाँ पर ज्वर चिकित्सा, लेकिन ज्वर चिकित्सा तो बहुत ज्यादा है, इसलिए एक लेक्चर में वो समाप्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसमें से एक छोटा टॉपिक, हालांकि वो भी बहुत बड़ा है विषम ज्वर, लेकिन उस पर थोड़ा सा बोलने का प्रयास मैं यहाँ पर कर लूंगी। नेक्स्ट। हेलो, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये जो है वो है संहिता का जो विषम ज्वर की जो संप्राप्ति दी है। तो विषम ज्वर का हमें जो पता है, तो विषम ज्वर हम किसे कहते हैं, तो विषमो विषम आरंभ, हाँ, जिसका आरंभ विषम है, जिसका क्रियाकाल विषम है और जिसकी स्थिति और विसर्ग ये सभी विषम हो जाते हैं, उसे ही हम विषम ज्वर कहते हैं। मुक्त अनुबंधित्वम ऐसा उसे कहा गया है। मुक्त अनुबंधित्व का मतलब ऐसा है कि कभी कभी ज्वर आता है, फिर रुग्ण जो है वो ज्वर से मुक्त हो जाता है, फिर उसे ज्वर आता है। ये जो मुक्त अनुबंधित्व है यही विषम ज्वर का मुख्य लक्षण है। अब यहाँ जो हम देख रहे हैं तो वो जो है वो विषम ज्वर की संप्राप्ति जो है कि उसमें स्पेसिफिकली जो क्या जो बताया गया है वो है अल्प बल दोष। दोष जो है वो बहुत ही अल्प बल रहते हैं, वो जहाँ विगुण धातु है वैषम में है वहां पर जाकर लीन हो जाते हैं, और ऐसे रुग्ण जब फिर से मिथ्या आहार विहार कर देते हैं तो फिर उस दोष का प्रकोप हो जाता है, दोष फिर से बलवान हो जाता है। जिस धातु के आश्रय से वो रहा है उसी धातु की दुष्टि बहुत अधिक प्रमाण में कर लेता है और क्रिया काल का बल प्राप्त करके फिर ज्वर की उत्पत्ति कर देता है, उसे ही विषम ज्वर कहा गया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये जो संप्राप्ति है, ये संप्राप्ति में चरक संहिता अगर हम देखते हैं तो वहां पर बताया है कि अधिश्येते यथा भूमि बीजम काले च रोहति, अधिश्येते यथा धातुम दोषः काले च प्रकुप्यति। ये जो दोष है ये दोष लीन होकर रहते हैं, जैसे कोई बीज भूमि में रहता है और जब उसे अनुकूल काल की प्राप्ति हो जाती है, अनुकूल पोषण की प्राप्ति हो जाती है, उसके बाद उसका आरोहण हो जाता है। ठीक उसी तरह दोष जो है वो धातुओं में लीन रहते हैं और फिर यहाँ पर हम जो देख रहे हैं ऋतु अहोरात्र दोषाणा मनसश्च बलाबलात्, ये जो है उसी के कारण वो दोषों का प्रकोप या दोष जो लीन अवस्था में है वो बलवान हो जाते हैं और उसी धातु के आश्रय से विविध ज्वर रोगों की उत्पत्ति करते हैं। तो धातु भेद जो है या आश्रय भेद जो है उसके कारण हमने विषम ज्वर को विविध नाम दे दिए हैं, जैसे संतत ज्वर है, सतत ज्वर है, अन्यदुष्क है, तृतीयक है और चतुर्थक है। अब चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, देखते हैं, तो चरक संहिता जो है उन्होंने ये जो नाम दिए हैं वो किस धातु में दोषों का आश्रय होता है उसके आधार पर दिया है। जैसे सतत ज्वर जो है संतत ज्वर जो है वो रसाश्रयी बताया है, सतत ज्वर जो है वो रक्ताश्रयी बताया है, अन्य दुष्क जो है वो मेदाश्रित बताया है, और तृतीयक और चतुर्थक ज्वर जो है वो अस्थि मज्जागत बताया है। लेकिन सुश्रुत संहिता जो है उन्होंने कफस्थान विभागे न ऐसा कहा है, मीन्स कफस्थान के विभाग, कफस्थान जितने भी है उनके यहाँ दोष लीन होकर रहते हैं और वहां से आमाशय में जब आएंगे तब वो व्याधि की या ज्वर की उत्पत्ति करते हैं। तो उन्होंने आमाशय, उर, कंठ, शिर और संधि ये जो कफस्थान है उसके आधार पर इसका विमोचन किया है। तो विषम ज्वर की संप्राप्ति में इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो है, दोष जो है वो स्पेसिफिकली संधिपातिक अवस्था रहती है, उसमें भी वात प्राधान्य रहता है और आगंतु अनुबंध रहता है। मैं यहाँ पर इतना शॉर्ट बता रही हूँ, इसका कारण यह है कि आगे जाके हम केस स्टडी देखने वाले हैं तो उसमें
इन सभी चीजों को हम कैसे कोरिलेट करते हैं वो हमें देखना है, इसलिए एक शॉर्ट जो है वो निदान का यहाँ पर ले लिया है। तो दोषों की जनरली सन्निपातिक ही अवस्था होती है, मैक्सिमम टाइम्स वात प्राधान्य और अगंत अनुबंध देखा जाता है। दुष्य जो है, जो धातु विगुण है, या जो भी हमें पता है कि सभी जो ज्वर है वो रस व स्रोतस की दृष्टि से, रस दृष्टि सभी ज्वरों में उपस्थित होती है। तो ये ज्वर में रस जो दुष्ट होता है उस दृष्टि में भी अलग अलग पैटर्न हमें दिखाई देते हैं, और ये रस दृष्टि वाला पैटर्न जिस धातु को आगे जाके इम्पैक्ट करने का सामर्थ्य रखता है, वो धातु अगर विगुण है तो फिर वो दोष दुष्य समूर्छना विघटित हो जाती है। तो ये जो दुष्य है मीन्स कौन सा विगुण है और उसका और रस दृष्टि में जो दृष्टि आई है उसका कोरिलेशन जो है वो हमें देखना पड़ता है। अग्निमांद्य तो हमें पता ही है, क्योंकि ज्वर की सामान्य संप्राप्ति ही अग्निमांद्य के बिना हो नहीं सकती। स्रोतस और जो धातुओं के स्रोतस है, जैसे मेद के कारण होने वाला मेदवह स्रोतस है, रसवह स्रोतस है, रक्तवह स्रोतस है, तो वो जो स्रोतस है उस रिस्पेक्टिव ज्वर में उस स्रोतस की शुद्धि भी देखनी पड़ती है। स्रोतोदृष्टि का जो टाइप होता है वो दो प्रकार का है, एक तो स्रोतोरोध होता है और दूसरा जो है वो विमार्गगमन, जैसे हम कहते हैं कि अग्नि अपने स्थान से जो है या पित्त जो है वो आमाशय उसके स्थान से बाहर निकलता है, तो ये जो है वो विमार्गगमन। उद्भव स्थान जो है वो आमाशय है और साध्य साध्यत्व सभी प्रकार के ज्वर जो है वो कृच्छ साध्य बताए हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो अभी जो यहाँ पर एक कोरिलेशन मैंने दिया है वो एक्चुअली वो संहिता में नहीं दिया है, लेकिन प्रैक्टिस में जो हम देखते हैं कि विषम ज्वर, इवन संहिता में, चरक संहिता में जब हम देखेंगे तो विषम ज्वर और उसके बाद धातुगत ज्वर दिए हैं, विषम ज्वर के स्थान दिए हैं, उसके नाम दिए हैं, लेकिन कौन से लक्षण वहां पर दिखाई देंगे वो नहीं बताया है। जैसे संतत ज्वर जो है उसका रिलैप्स कब होगा, कितने बार होगा, दिन में कितनी बार आएगा, सतत ज्वर कितनी बार आएगा, तृतीय ज्वर कब आएगा, ये बताया है, लेकिन अनुषंगी लक्षण जो है, सार्वधायिक लक्षण जो है वो वहां पर नहीं बताए हैं। इसलिए ये थोड़ा सा प्रयास किया है कि विषम ज्वर और धातुगत ज्वर ये दोनों जो अवस्था है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। किस तरीके से, तो हमने अभी देखा कि कोई भी ज्वर में रसदुष्टि होती है। अब जब रसदुष्टि होगी तब उसका किसी भी धातु दृष्टि का, किसी भी दोष दृष्टि का खुद का एक स्वभाव रहता है कि उसमें कौन से गुण जो बड़े हैं, चाहे वो पांचभौतिक के लेवल पर हम देखें, चाहे स्वभाव उस दोष का स्वभाव या उस धातु का स्वभाव या आहार विहार से कौन से गुण की वृद्धि हुई है, इन सभी के कारण वो किस स्पेसिफिक धातु पर इम्पैक्ट करेगा वो निर्भर करता है। ऐसे नहीं है कि रसदृष्टि हुई है तो रसदृष्टि और कफ का संबंध आएगा, फिर सिर्फ आमाशय की ही दृष्टि होगी या सिर्फ मेद की दृष्टि होगी, ऐसा नहीं है। तो उसकी जो पोटेंसी है कौन से धातु, स्पेसिफिक धातु को इम्पैक्ट करने की, उसे वो अगर वहां पर अबल है तो वहां जाकर वो दोष जो है वो लीन अवस्था में रहने लगता है, क्योंकि अभी उसके पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो दोष दुष्य समूचना पूरी करके उसके बाद व्याधि की भी उत्पत्ति करेगा। तो अभी वो लीन अवस्था में वहां जाकर रह रहा है, वहां जाकर अचल अवस्था में आ गया है, तो ये जो अवस्था है उसे ही हम कहते हैं कि विषम ज्वर हुआ है। तो वहां एक्चुअल ज्वर नहीं होगा पेशेंट को, फिर भी अनुषंगी लक्षण जो है वो दोष वहां उस दुष्य में जाकर लीन होने से जो दुष्य जो है जिसकी दृष्टि हुई है उसके लक्षण वहां पर दिखाई देंगे। लेकिन उसके बाद जब भी कोई भी आहार विहार, मिथ्याहार विहार हो जाएगा, उसका बल बढ़ जाएगा, बल बढ़ने के बाद वो जो दोष है जो लीन अवस्था में था, निर्बल था, उसका बल बढ़ जाएगा, वो धातु को और दुष्ट करेगा, और जो उसके आगे चरक संहिता में विषम ज्वर के आगे ही धातुगत ज्वर के लक्षण बताए हैं, वो सभी लक्षण जो है स्पेसिफिक क्षोभ के कारण होने वाले वो सभी वहां पर दिखाई देंगे, और उसके कारण क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो है वो चेंज हो जाएगा। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन दो चीजों पर रहेगा, एक कौन से धातु में लीन दोष रह रहे हैं, कौन से धातु को प्रकोपित दोषों ने दुष्ट किया है, ये एक, और दूसरा सिर्फ एक ही दोष नहीं होगा, तो वहां पर दोषों का संसर्ग भी होगा, दोषों का सन्निपात भी होगा। तो कौन से दोषों का संसर्ग आया है, कौन से दोषों का सन्निपात आया है, उस पर भी ये लक्षण डिपेंड करेंगे।
तो आगे जब हम केसेस देखेंगे तब यहाँ वहां पर ये जो मैं अभी बता रही हूँ कि दोष दुष्य सम्मूर्छना और फिर धातुगत ज्वर या धातु दृष्टि के लक्षण वो वहां पर अधिक स्पष्ट रूप में आ जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये जो है वो विषम ज्वर की चिकित्सा सूत्र जो हम सभी को पता है, चरक संहिता का ही चिकित्सा सूत्र है। तो कर्मम साधारणम जह्यात, अब यहाँ पर कुछ कुछ टर्म को मैंने रेड कलर में लिखा है। इसका कारण यह है कि इस पर हमें ज्यादा ध्यान देना है जब हमें चिकित्सा करनी है। तो कर्मम साधारणम जह्यात, तृतीयक चतुर्थक को, तृतीयक और चतुर्थक ज्वर जिसे हम कहते हैं अस्थि मज्जागत ज्वर। मज्जागत से जब शुक्रत्व की तरफ जाता है तब तो वो असाध्य ही हो जाता है, लेकिन तृतीयक चतुर्थक भी बहुत ही कष्ट साध्य है। इसलिए उन्होंने कहा है कि कर्मम साधारणम जह्यात, जह्यात मीन्स त्याग करना है। तो साधारण कर्म का, अब साधारण कर्म कौन सा है? तो जो हम युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा करते हैं वो साधारण कर्म है। तो यहाँ पर हमें युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा के साथ सत्वावजय और दैव व्यापाश्रय चिकित्सा भी करनी है। और ये बताने के लिए नेक्स्ट लाइन जो है ये बताई गई है कि आगंतु अनुबंधो ही प्रायशो विषम ज्वरे। प्रायः विषम ज्वर में आगंतु अनुबंध दिखाई देता है, इसलिए वहां पर युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा के साथ दैव व्यापाश्रय चिकित्सा और सत्वावजय चिकित्सा भी करनी पड़ती है। और फिर आगे जो चिकित्सा सूत्र दिया है वो हमें पता है कि वो जो दोष प्राधान्य है, वात प्रधान, पित्त प्रधान या कफ प्रधान, उसके आधार पर आगे वाला जो है आगे वाला चिकित्सा सूत्र दिया है। फिर यहाँ भी वात प्रधान में सर्पी दी है, तैल नहीं दिया है। वात का शमन श्रेष्ठ हम तैल बताते हैं, लेकिन यह वात प्रधान अवस्था है। जीर्ण ज्वर में भी अमृत समान घृत का काम बताया है। और यहाँ कि कोई भी ज्वर में और सायंकाल रिपोर्ट ಆಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಜಲ್ದಿ ಹಾ ತಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ डॉक्टर मल्लिकार्जुन अपना वीडियो और ऑडियो बंद करो। मल्लिकार्जुन, डॉक्टर मल्लिकार्जुन वात प्रधान होने के बावजूद भी यहाँ सर्पी प्रयोग बताने का कारण यह है कि यहाँ पर जो रुक्ष तेज पित्त जो है वो रुक्ष हो जाता है। जो चक्रपाणी टीका हम आगे देखने वाले हैं उसमें उसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा दिया है कि पित्त जो है वो जैसे जैसे निर्द्रव होता जाएगा वैसे वैसे वो रुक्ष होता जाएगा। और इसलिए वात और पित्त दोनों का संबंध ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सर्पी, इवन आगे जाके जो पटौलादि अनुवासन बस्ती बताई है उसमें भी घृत का प्रयोग बताया है। तो इसलिए यहाँ वात प्रधान में सर्पी का योग जो है वो बताया है। पित्त प्रधान में बाकी चिकित्सा जो हमें पता है वही है। सिर्फ ध्यान रखना है कि सर्पिशा संस्कृतेन च, केवल घृत जो है, केवल घृत यहाँ पर यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि पित्त में अगर निराम पित्त है तभी हम सिर्फ घृत जो है मीन्स सिद्ध नहीं किया हुआ घृत जो है वो दे सकते हैं। बाकी सभी अवस्था में हमें संस्कृत घृत ही देना पड़ता है, औषधि सिद्ध घृत ही देना पड़ता है। यहाँ विरेचन के लिए जो पयसा ऐसा यूज किया है, तो विरेचन के लिए भी दुग्ध और घृत जो औषध से सिद्ध, जैसे आरगवदादि द्रव्य जो बताए हैं या बृहत्यादि कषाय बताया है, उससे सिद्ध किए हुए घृत या सिद्ध किया हुआ दुग्ध जो है वो विरेचन के लिए यहाँ पर पित्त प्रधान अवस्था में बताया है। बाकी कफ प्रधान की अवस्था में लंघन, कषाय, उष्ण, ये सब जो है ये जो नॉर्मल ज्वर की चिकित्सा है उसी का थोड़ा सा आगे एक्सटेंशन लिया है। लेकिन यहाँ पर वमन बताया है विषम ज्वर में दोष लीन अवस्था में रहते हैं तब कोई भी शोधन हम नहीं दे सकते हैं। लीन अवस्था से बढ़कर वो प्रकोपित होकर जब ज्वर की उत्पत्ति करते हैं, वो जो अवस्था है वो हमें देखनी चाहिए कि वो अवस्था उस पेशेंट में कब आने वाली है, कब आ रही है। उसी टाइम पर अगर हम शोधन देते हैं, इवन निरूह उसी क्षण अगर देते हैं तो विज्वरत्वम, उसी क्षण वो विज्वरत्व हो जाता है। ऐसे चरक सूत्र स्थान, चरक चिकित्सा में एक सूत्र आया है। तो इसलिए ये देखना है कि लीनावस्था है तो शोधन नहीं देना है, सिर्फ शमन ही करना है। और अगर लीनावस्था बढ़कर दोष प्रकोपित हो रहा है, ज्वर की उत्पत्ति हो रही है,
तो वो जो स्पेसिफिक टाइम है, जैसे वातज ज्वर जो है वो वातज काल में प्रकोपित हो जाता है दिन में 2 बार। पित्त जो है, जो पित्त का प्राधान्य काल बताया है, कफ का प्राधान्य काल, तो वो देखकर पेशेंट की हिस्ट्री लेते समय, या अगर पेशेंट हमारे सामने ही एडमिट है, तो ये टाइम जो है उसका वो ध्यान में रखकर हमें ये जो शोधन कर्म है उस शोधन कर्म को करना पड़ता है, या उसी के तरह उसके आधार पर हमें ये प्लान करना पड़ता है। नेक्स्ट प्लीज। आगे जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो विषम ज्वर चिकित्सा का पार्ट है वो है धातु पाचक कषाय, जो हम सभी चिकित्सा में यूज करते हैं। स्पेशली महाराष्ट्र में जो पांचभौतिक चिकित्सा की जाती है उसमें ये धातु पाचक कषाय जो है वो ज्यादा यूज किए जाते हैं। तो ये जो सूत्र है, ये सूत्र हम सभी को पता है कि ये आगे लिखा है कि संततम सततम अन्यदुष तृतीय चतुर्थकान, मीन्स एक एक लाइन जो है वो एक एक लाइन एक एक ज्वर के लिए दी गई है। अब इसका जो कार्य कारण भाव है वो ऐसा है कि दोष जो है वो वात पित्त कफ जो भी संसर्ग है, सन्निपात है, वो किस दोष में किस धातु में जाकर ज्वर की उत्पत्ति कर रहे हैं उसके आधार पर ये जो कषाय दिए हैं, और इसीलिए हम उसे धातु पाचक कहते हैं। मीन्स कलिंग कपटोल अस्य पत्र कटुक रोहिणी, ये जो है ये रसपाचक है। अब रसपाचन तो हर एक ज्वर में हमें करना पड़ता है, तो इसलिए जो ज्वर तरुण ज्वर की अवस्था में पहली अवस्था में हमारे पास आता है, तो वहां पर पहला जो चॉइस ऑफ ड्रग है वो रसपाचक है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली अगर रक्तगत अवस्था दिखाई दे रही है, मौसमेदोगत अवस्था दिखाई रही है, तो वो पाचक हम वहां पर यूज कर सकते हैं। दूसरा, इसका एक अप्लाइड एस्पेक्ट ऐसा है कि सभी प्रकार के व्याधि में ऐसा नहीं है कि धातु पाचक कषाय जो है वो सिर्फ विषम ज्वर में ही यूज करने। कहीं पर जहां जहां आपको धातु पाचन की आवश्यकता है, क्योंकि जब धातु दुष्ट हो जाता है तो धात्वाग्नि, अग्निमांद्य से हमारा कंसेप्ट ही ऐसा है कि अग्निमांद्य से व्याधि, तो अग्नि अगर मंद हो जाता है तो कुछ स्पेसिफिक कंडीशन छोड़कर वहां सभी जगह जो धात्वाग्नि है वो भी मंद हो जाता है। धात्वाग्नि मंद हो जाता है तो धातु का पचन जो है वो अच्छे से नहीं होता है, तो अपाचित धातु का फॉर्मेशन हो जाता है, उसका फिर आगे वाला धातु भी बिगड़ जाता है। तो वहां चिकित्सा करते समय हमें स्पेसिफिकली धात्वाग्नि पर चिकित्सा करनी पड़ती है, जहां ये धातु पाचक कषाय जो है वो बहुत ही अच्छा काम करते हैं। तो इसलिए ये जो धातु पाचक कषाय है ये विषम ज्वर में तो हम यूज करने ही वाले हैं डिफरेंट कंडीशन या लक्षण पर, लेकिन इसी के साथ आगे अन्य लक्षणों पर, अन्य व्याधियों पर भी इसका उपयोग कैसे करना है वो भी हम देखने वाले हैं। नीचे जो करमरकर सर का जो धातुगामित्व और दोषनाशक का कंसेप्ट है उसके आधार पर वो लिखा गया है कि वो जो है वो क्या करना है या क्या नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये दोष धातुगामित्व जो है रस पर कौन सा द्रव्य काम करेगा, अब ये ऐसे किसी भी द्रव्य गुण के पुस्तक में या किसी भी संहिता में भी ये नहीं लिखा गया है कि ऐसे धातुगामित्व स्पेसिफिकली द्रव्यों का, ये तो चिकित्सकों का खुद का अनुभव होता है कि कौन सा द्रव्य किस तरीके से कहाँ जाकर किस अवयव पर या किस स्रोतस पर उसका गामित्व होता है। तो ये जो है वो अनुभव उनका सर का अनुभव है कि रस धातु के लिए अगर आपको धातुगामी द्रव्य चाहिए तो वो पटोल सबसे, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पटोल ही करता है। अब हमने जो देखा है कलिंग कहा, पटोलस्य पत्रम कटुक रोहिणी, तीनों करते हैं, लेकिन उसमें भी रसगामित्व जो है वो सबसे अच्छा पटोल का है। रक्तगामित्व के लिए देखेंगे तो सारीवा, इसलिए सभी प्रकार की रक्त दृष्टि में सारीवा जो है, इवन त्वक दृष्टि में, त्वचा विकार में भी सारीवा जो है वो बहुत अच्छा काम करता है। माउस धातु पर मृद्विका जो है वो सबसे अच्छा धातुगामित्व जो है वो मृद्विका का है। मेद पर चंदन, अस्थि पर आमलकी और मज्जा धातु पर गुड़ुचि जो है, इनका धातुगामित्व बहुत अच्छा है। अब धातुगामित्व का मतलब क्या है, इसका मतलब सिर्फ ये एक ही द्रव्य देना है वहां पर, ऐसा नहीं। आप उस धातु के लिए या उस धातु के स्रोतस के लिए जो भी ड्रग देना चाहते हैं, आपका जो भी ड्रग ऑफ चॉइस है पेशेंट की स्थिति के अनुसार, उसमें अगर इस द्रव्य के भावना हम दे देते हैं या उस द्रव्य को ऐड करते हैं, उसका आसावरिष्ट बनाकर अनुपान के स्वरूप में, सहपान के स्वरूप में यूज करते हैं,
तो वो जो औषधि हम उस पेशेंट में प्रयुक्त करने जा रहे हैं, उसका गामित्व जो है उस स्पेसिफिक जगह पर हो जाएगा। जैसे हम अभी कहते हैं ना कि टारगेट ऑर्गन जो है, टारगेट पोजीशन, तो इसके लिए इसका यूज जो है वो सबसे अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। मैम अभी थोड़ी देर में ना मीटिंग एंड होगा, फिर से लिंक पे फिर से क्लिक Okay. करना है, फिर से ज्वाइन करना है बस। ओके 1 मिनट में शायद। मैडम आप कंटिन्यू रखिए, जैसे एंड होगा फिर से हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। ओके। तो ये जो धातुगामित्व जो है, या ये जो धातुपाचक कषाय है, तो वो ज्वर के साथ साथ इस तरीके से हम सभी डिफरेंट क्लिनिकल कंडीशंस में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब ये जो है वो घृत प्रयोग, जैसे विषम ज्वर में एक्चुअली घृत प्रयोग जो है वो जीर्ण ज्वर में बताया गया है, लेकिन यहाँ पर मैं विषम ज्वर में इसका रेफरेंस क्यों ले रही हूँ, क्योंकि विषम ज्वर में भी ऐसा होता है कि दोष लीन अवस्था में बहुत देर तक रहते हैं और उसके बाद जब उन्हें अनुकूल परिस्थिति प्राप्त हो जाती है तब जाके वो ज्वर की उत्पत्ति करते हैं। तो ये जो पहले उन्होंने कषाय ले लिया है, या किसी भी कारण लंघन, या कोई भी जो भी चीज वहां पर हो गई है जिसके कारण दोष प्रकोपित हुए हैं या वात का संसर्ग आया है, उसके कारण वहां पर जो तेज है, वहां पर जो पित्त है वो रुक्ष होने लगता है, शरीर भी रुक्ष होता है, जैसे हम जीर्ण ज्वर में देखते हैं। तो यहाँ भी घृत का प्रयोग जो है वो बहुत अच्छा काम करता है। अब ये इस स्लाइड पर थोड़े ज्यादा श्लोक इसलिए हो गए हैं कि वो नीचे जो है वो चक्रपाणी की टीका लिखी है, उसमें जो रेड कलर में देखा है, क्योंकि उसके पहले वाला और बाद वाला जो है वो हम सभी को पता है कि पहला वाला जो है कि पित्त के लिए वो जो है वो श्रेष्ठ है, वात के लिए भी स्निग्ध गुण से वो वात का शमन भी करता है वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर वो चक्रपाणी जो बता रहे हैं, पित्तम ही द्विविधम सद्रवम निर्द्रवम च। पित्त ये 2 प्रकार का है, इसलिए तो पाचक पित्त में हम कहते हैं ना कि वो द्रवीभूत होता है, इसलिए तो वो आहार का अच्छे से पचन कर देता है। तो सद्रव और निर्द्रव ऐसे 2 प्रकार के पित्त हैं। उसमें जो सद्रवम है, द्रवयुक्त है, वो सस्नेह सस्निग्ध ईशत स्निग्ध है, यत्तु लंघनादिदाम। लेकिन उसके पहले ज्वर की उत्पत्ति हो रही है या जो भी लक्षण है उसके लिए लंघन दिया गया है या कषाय दिए गए हैं या जो भी मेडिसिन उसने लिए हैं जिसके कारण दोष जो है वो निर्बल तो हुए हैं लेकिन पूरी तरह से क्षपित नहीं हुए हैं, इन सभी के कारण पित्त जो है वो निर्द्रव और रुक्ष बन जाता है, इसलिए उसे रुक्ष तेज ऐसा कहा गया है। और ये रुक्ष तेज के कारण ही वहां जो दूसरा अनुबंधी है वो है वात दोष। तो ये वात और पित्त दोनों पर घृत जो है वो अच्छा काम करेगा। और हमें तो पता ही है कि संस्कार अत्युजयत कफम, तो कफ दोष जो है वो संस्कार के कारण, जिस द्रव्य से संस्कार करेंगे उसके कारण कफ पर भी काम करेगा, कफ का भी शमन करेगा। तो इस तरीके से स्पेसिफिकली जब मेद और मज्जा दुष्ट जिसमें हुए हैं ऐसे लोगों में, और जिसमें बहुत ही ज्यादा वात प्रधान सन्निपात की अवस्था आती है, रुक्ष अवस्था आती है, ऐसे कंडीशंस में घृत प्रयोग जो है वो भी अच्छा काम करता है। दूसरा हमने एक ऐसा सूत्र देखा था कि आगंतु संबंध जो है वो भी बहुत बार दिखाई देता है इस विषम ज्वर में। तो आगंतु ज्वर की चिकित्सा में भी घृत प्रयोग बताया गया है, तो इसलिए यहाँ पर एक घृत जो है घृत प्रयोग देने का ये जो कारण है ये इस प्रकार है। नेक्स्ट प्लीज। अब ये जो सूत्र है वो एक्चुअली विषम ज्वर कुर्वंती विषम ज्वर ऐसा कहा है। ये जो तरुण ज्वर निषेध बताया है कि कषाय नहीं देना है तरुण ज्वर में, उसके बारे में आया हुआ ये सूत्र है, स्तभ्यन्ते न विपच्यन्ते कुर्वन्ति विषम ज्वरम। अगर तरुण ज्वर की अवस्था में अगर हम कषाय का यूज करते हैं तो ये दोष जो है जहां पर लीन हुए हैं धातुओं में जाकर वहीं पर स्तभ्यन्ते विचल अवस्था में आ जाते हैं, न विपच्यन्ते बहुत देर तक कितना भी आप प्रयास करें उसका पाचन नहीं हो पाता है। ये जो है ये अवस्था जो है वो उसके कारण आ जाती है। तो ये जो है स्तभ्यन्ते न विपच्यन्ते मीन्स हमारे पास अगर कोई विषम ज्वर का पेशेंट आता है तो ये भी देखना चाहिए कि पहले ऐसे हुआ है कि तरुण ज्वर आया था, उसमें
कषाय जैसे मधुर गुरु द्रव्यों का यूज ऐसे हुआ है और उसके बाद ये विषम ज्वर की उत्पत्ति हुई है, तो इस तरीके के पेशेंट में थोड़ी सी अलग चिकित्सा करनी पड़ती है। तो इसलिए यहाँ पर बताया कि दोष जो है वो बद्ध हो जाते हैं, स्तंभित हो जाते हैं और उसी के कारण विषम ज्वर की उत्पत्ति कर देते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो फर्स्ट केस स्टडी जो यहाँ पर मैंने प्रेजेंट की है वो है एक मेल पेशेंट 36 ईयर एज। उसकी कंप्लेंट थी कि ज्वरानुभूति। वो कह रहा था कि वो अगर मैं थर्मामीटर लगाकर देखता हूँ तो टेम्परेचर कुछ ज्यादा बढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है, मुझे फीवरिश फील होता है, ऐसे पेशेंट का कहना था। बहुत ज्यादा अंगमर्द था और सबसे उसका बड़ा कंप्लेंट जो थी वो थी पिंडिकोद्वेष्ट ग्लानि के साथ। इन्वेस्टिगेशंस बहुत सारे उसने किए थे, लेकिन किसी भी इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी स्पेसिफिक फाइंडिंग नहीं मिला था। तो इस केस में अब हम क्या निदान कर सकते हैं कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि मुझे ज्वर आने वाला है या ज्वर आया है, लेकिन अगर थर्मामीटर पर देख रहे हैं तो ज्वर नहीं है। अंगमर्द है पेशेंट को, पिंडिकोद्वेष्टन, ये सबसे दो बहुत ज्यादा कंप्लेंट उसकी थी। बाकी किसी भी इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं था। ग्लानि दौर्बल्य ये तो था क्योंकि उसे जो अंगमर्द था उसके कारण से ये दोनों भी लक्षण उत्पन्न हुए थे। तो इसका ऐसे जो पेशेंट है उसमें हम क्या करेंगे, इस किस तरीके से इसका विचार करेंगे, क्योंकि ज्वर तो पूरी तरह से उत्पन्न हुआ नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। तो इस कंडीशन में जो हम निदान का विचार करने वाले हैं, तो यहाँ पर निदान करने के लिए हमें क्या देखना चाहिए कि दोष जो है वो लीन अवस्था में है। दोषों का प्रकोप मीन्स दोषों को बल नहीं मिला है, दोष लीन अवस्था में, और इसलिए वो ज्वर का वेग उत्पन्न नहीं कर पा रहे। ज्वर का वेग नहीं है, लेकिन संप्राप्ति जो है वो लीन अवस्था तक ऑलरेडी आ चुकी है। दोष जो है वो लीन अवस्था में है, प्रकोपित नहीं हुए हैं इसलिए। लेकिन बाकी जो लक्षण है, जैसे उसने कहा था कि पिंडिकोद्वेष्टन, अंगमर्द, ग्लानि, ये जो अवस्था, ये जो लक्षण दिए हैं वो अगर हम देखते हैं तो मौस धातुगत ज्वर जो बताया है, तो मौस धातुगत ज्वर में ये तीनों लक्षण जो है वो स्पेसिफिकली बताए गए हैं। तो ये हम ऐसे कह सकते हैं कि मौसगत ज्वर है, ज्वर नहीं है इसलिए लीन अवस्था है। तो इसलिए चिकित्सा करते समय ये किया था कि ये जो मौसपाचक कषाय के द्रव्य है, निम्ब पटोल स्त्रिफला मृद्विका मुस्तवत्सको, ये जो है उसका सूक्ष्म चूर्ण। अब सूक्ष्म चूर्ण की कल्पना यह है कि इन्हीं चूर्णों को इन्हीं चूर्ण के कषाय की भावना दी जाती है। जितनी भावनाएं हम ज्यादा देंगे उतना उसका सूक्ष्मत्व बढ़ेगा, उसका डोज कम हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है ज्वर में अग्नि कम होती है। तो ज्वर में अग्नि कम होने के कारण अगर हम बहुत ज्यादा डोज पेशेंट को दे देते हैं तो वो जो अग्नि है वो दोषों का, औषधि का और आहार का एक साथ पचन नहीं कर पाती है। इसलिए यहाँ सूक्ष्म चूर्ण, ये जो कल्पना है, इसका यूज किया गया है। तो हर 4 घंटे के बाद पेशेंट को वो जो सूक्ष्म चूर्ण दिया था वो उसे लेने के लिए कहा गया था। पहले 8 दिन में उसे ग्लानि और पिंडिकोद्वेष्टन जो है वो बहुत ही कम हुआ, और उसके बाद वो कहने लगा कि नहीं, मुझे थोड़ा सा मलावरोध हो रहा है, पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, लेकिन पाँव जो है, पाँव अच्छे हुए हैं या थोड़ी ग्लानि भी कम होती देख रही, लेकिन मुझे अंदर से ऐसा महसूस हो रहा है कि बर्निंग सेंसेशन जैसा लग रहा है। तो इसलिए इन्हीं द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ घृत जो है वो 8 दिन के बाद उसे घृत भी स्टार्ट कर दिया। पहले सूक्ष्म चूर्ण के साथ घृत अनुपान दिया था, घृत जो था उसी औषध से सिद्ध किया हुआ वो स्टार्ट किया था। वो 7 दिन तक वो चिकित्सा देने के बाद भी उसे ये जो मलावरोध और अंतर्दाह था, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, तो वो जो था वो थोड़ा सा कंटिन्यू रहा था। बाकी पिंडिकोद्वेष्टन कम हुआ था, ग्लानि कम हुई थी, लेकिन वो पेशेंट की कंप्लेंट थी कि नहीं, अब भी मुझे मलावरोध और जो बर्निंग सेंसेशन है वो थोड़ा ज्यादा ही लग रहा है। तो इसलिए ज्वर चिकित्सा में ही जो आगे जाके आया है पटोलादि निरूह और पटोलादि अनुवासन बस्ती, तो इन दोनों का व्यत्यास में प्रयोग करने के बाद 1 महीने के बाद पेशेंट को कंप्लीट उपशय जो मिला था वो 1 महीने के बाद मिला, और उसके बाद पुनर्भव चिकित्सा के लिए रसायन चिकित्सा जो है वो 3 महीने के लिए उसे दी गई। अब यहाँ अगर आप देखते हैं तो निरूह बस्ती जो है वहां पर उन्होंने बताया है कि शुद्धे मार्गे हृदय दोषे विप्रसन्नेषु धातुषु, अगर आप वो समय पकड़ पाते हैं कि कब दोष प्रकोपित होकर ज्वर की उत्पत्ति मीन्स प्रकोपित अवस्था में है,
उसी क्षण अगर आप ये निरूह बस्ती लेते हैं, पटोलादि निरूह बस्ती, तो वो कह रहे हैं कि मार्ग शुद्ध होता है धातु विप्रसन्नेषु, जो विमुक्त ज्वर का लक्षण भी बताया है। गतांग शूल हो, सभी प्रकार का शूल नष्ट हो जाएगा, शरीर लघु हो जाएगा। सद्यो भवति विज्वरः, उसी टाइम पे वो जो पेशेंट है वो विज्वर हो जाएगा। एक्चुअली इस पेशेंट में ज्वर नहीं था, लेकिन फिर भी ये बाकी लक्षण के अनुसार जो उसे हो रहा था और बाकी उसकी हिस्ट्री और सब देने के बाद ये जो पटोलादि निरूह और पटोलादि अनुवासन बस्ती है वो व्यत्यास में देने के बाद पेशेंट को पूरा उपशय मिला। तो ये जो हम धातु पाचन देखते हैं वो इस तरीके से सभी जगह कार्यकारी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपको उसी स्पेसिफिक कंडीशन में ही देना है। और बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट हमारे पास आता है, उसे ज्वर नहीं होता है, लेकिन जो बाकी लक्षण है उसके आधार पर हमें ये निदान करना पड़ता है कि शायद उसने पहले पैरासिटामोल, क्योंकि हम अभी देखते हैं कि ज्वर आता है तो पेशेंट जाता है पैरासिटामोल लेकर आता है और ले लेता है। तो पैरासिटामोल से वो ज्वर की उत्पत्ति तो नहीं होती है, लेकिन ये जो दोष जो है, जो निर्बल हुए हैं, वो धातुओं में जाकर संश्रित होकर ये विषम ज्वर निर्बल अवस्था में उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए हमें वहां ज्वर ये लक्षण नहीं दिखाई देता है, फिर भी इसी चिकित्सा से पेशेंट को लाभ मिलता है। नेक्स्ट प्लीज। तो केस सेकंड जो है वो एक फीमेल पेशेंट 18 इयर्स ओल्ड थी। टाइफाइड उससे एक ही साल में 2 बार टाइफाइड हो चुका था और अभी उसकी कंप्लेंट ये थी कि उसके हाथ पांव पर और मुख पर, स्पेसिफिकली फोरहेड पर छोटी छोटी पीटिका पुली जैसा आया था, डार्क रेड कलर का, गोवर जैसा दिखता है ना, उस तरीके का उसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन था। बाकी एक तृष्णा छोड़कर दूसरा कोई भी लक्षण नहीं था। उसने स्किन स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट ली थी, स्टेरॉइड्स ले चुकी थी, बाकी सब चिकित्सा वो कर चुकी थी, लेकिन उसका कोई भी फायदा उससे ज्यादा मिला नहीं था। वो क्रीम, स्टेरॉइड क्रीम यूज करने के बाद थोड़े दिन तक उसे उपशय मिलता, फिर वही हो जाता। तो ये 2 ही लक्षण थे, एक तो पिटिका की उत्पत्ति थी और दूसरा अत्यधिक तृष्णा था। 7 महीने तक लगातार उसने अलग अलग स्किन स्पेशलिस्ट, एमडी मेडिसिन सभी से ट्रीटमेंट ली थी। तो ये जो कंडीशन है उसमें निदान करने के लिए हमें भी सोचना, क्योंकि ये सिर्फ कुष्ठ वाला, जैसे स्किन डिसीज सभी प्रकार के हमें पता है कुष्ठ में लिखे हुए हैं, लेकिन उस तरीके का ये पेशेंट दिखाई नहीं दे रहा था। तो इसका निदान जो है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, इसका निदान हम क्या कर सकते थे? तो ये जो पिटिका वाला जो लक्षण है वो स्पेसिफिकली पित्त प्रधान विषम ज्वर में बताया गया है। रक्तगत ज्वर के लक्षण अगर हम देखते हैं तो उसमें पिटिका भी है और तृष्णा भी आई है। तो रक्त धातु की दृष्टि जो है और पित्त प्रधान अवस्था जो है, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर चिकित्सा करनी पड़ी। और निर्बल दोष है ऐसा कहकर ज्वर की उत्पत्ति ऑलरेडी हो चुकी थी, टाइफाइड हो चुका था, अभी ज्वर नहीं था। फिर भी ये जो रक्तपाचक द्रव्य है, पटोल सारिवामुस्त पाठाकटुक रोहिणी, इसका जो पेशेंट को 2 बार टाइफाइड हो चुका था, तो तेज रुक्षता जो हमने पहले ही अभी डिस्कशन किया था, उसके आधार पर इसका स्निग्ध घृत किया। स्निग्ध गुण बढ़ाने के लिए घृत जो है वो देना स्टार्ट किया। पहले 3 दिन में जब घृत स्टार्ट किया तो रेडनेस सिर्फ थोड़ा सा कम हुआ था, बाकी कुछ भी कम नहीं हुआ था। 7 दिन तक लगातार देने के बाद वो जो इरप्शंस थे उसमें थोड़ा सा रिडक्शन, जो पिटिकाई थी थोड़ा सा रिडक्शन दिखाई देने लगा। 2 हफ्ते बाद पेशेंट ने बताया कि नहीं, ये जो मुझे ऐसा लग रहा था कि कितना भी पानी पी लूं कुछ नहीं हो रहा है, ये अब कम हुआ है। पानी पीने के बाद मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं था कि पानी पीना पूरा बंद ही हो चुका था, लेकिन पानी पीने के बाद जो है वो मुझे अच्छा लग रहा है, ऐसे पेशेंट का कहना था। उसके बाद उसे षडंग पानी भी उसमें ऐड किया था, वो भी चरक चिकित्सा का ही अधिकरण है। और 1 महीने के बाद वो जो पेशेंट थी उसके वो पिटिका, तृष्णा, ये सब कम हो गया, पेशेंट ठीक हो गई। और उसके बाद उसे ऋतुशोधन ऐसे स्पेसिफिकली मैंने इसलिए लिखा है कि ऋतुशोधन मीन्स वसंत ऋतु में उसे वमन दिया था और शरद ऋतु में विरेचन दिया था। पेशेंट अभी भी मेरे सामने है। पेशेंट को उसके बाद अभी किसी प्रकार का इरप्शन, किसी प्रकार की पिटिका या किसी प्रकार की तृष्णा उसके बाद नहीं हुई है। तो ये जो है यहाँ पर हमने रक्तगत पित्त प्रधान अवस्था जो है उसका विचार करते हुए, धातुपाचक कषाय, वृक्षता का विचार करते हुए
घोषणा के लिए चरक चिकित्सा में ही दिया गया है, और उसके बाद ऋतु शोधन, क्योंकि चरक चिकित्सा का ही सिद्धांत है ज्वर चिकित्सा का कि जब दोष प्रबल हो जाएंगे तब उसके बाद जो है वो शोधन देना है। तो यहाँ ऋतु के अनुसार शोधन दिया था। कोई भी बाह्य चिकित्सा नहीं की गई थी, क्योंकि कुष्ठ चिकित्सा में स्पेशली ये बताया है जब तक कोष्ठ शुद्धि नहीं होती है तब तक बाह्य चिकित्सा नहीं करनी। नेक्स्ट प्लीज। तीसरी जो केस है, मेल पेशेंट था, छोटा बच्चा था एक्चुअली, एज था उसका 8 साल। उसकी हिस्ट्री जब उसके पेरेंट्स ने दी थे तो उन्होंने कहा था कि उसे बार बार जो है वो बुखार आ जाता है किसी ना किसी कारण। कभी सर्दी खांसी हो जाती है तो बुखार आ गया, कभी थोड़ी धूप में जाकर आया तभी बुखार आएगा, किसी ना कारण उसका जो है वो बुखार चलता ही रहता है। पेशेंट जब मेरे पास आया था वो बुखार के लिए नहीं आया था, उसकी इरिटेबिलिटी जो है वो बढ़ गई थी, स्कूल से कंप्लेंट आने लगी थी। तो इरिटेबिलिटी, अनस्टेबल माइंड, डिलेड परसेप्शन। कोई भी वो कहते थे कि उसकी माँ कहती थी कि पहले तो वो बहुत अच्छा लिख रहा था, ABCD सब अच्छे से आ रहा था, सब 1 to 10 लिख रहा था, अभी 3 और 6 में प्रॉब्लम आ रहा है, अभी कैपिटल लेटर्स की जगह स्मॉल लेटर्स लिख रहा है, और थोड़ा भी धूप में जाऊं या थोड़ा भी चल के जाऊं तो उसे इतना स्वेटिंग हो रहा है और उसका बहुत ही बुरा स्मेल जो है वो आ रहा है। तो उसके फ्रेंड्स भी कंप्लेंट कर रहे हैं, घर पर भी सभी कंप्लेंट कर रहे हैं। तो उनका मेन कंसर्न उसके इरिटेबिलिटी और डिलेड परसेप्शन से था। पेशेंट ने एलोपैथिक ट्रीटमेंट ली थी, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ली थी, काउंसलिंग सेशन भी अटेंड किए थे, फिर भी इरिटेबिलिटी जो है वो वैसे ही थी। उसकी माँ का कहना था कि वो ज्यादा इरिटेबल हो गया है, कुछ भी बताऊं तो वो उखड़ जाता है, जो बुक है या नहीं आता है तो वो फेंक देता है, ऐसे उसके सभी प्रकार के सिम्टम थे। तो बाकी जो था, बाकी कुछ नहीं था, लेकिन हिस्ट्री में ये जो रिकरेंट फीवर था उसी के आधार पर और जो बाकी अग्नि स्रोतों का परीक्षण करने के बाद मैंने ये डिसाइड किया नहीं, यहाँ पर भी थोड़े दीपन पाचन और मेध्य रसायन जैसे हम जनरली इस तरीके के केसेस में करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो इसके लिए मैंने ये स्टार्ट कर दिया कि नहीं, दीपन पाचन करना है पेशेंट का, फिर थोड़ा धातु पाचन करने के बाद मेध्य रसायन भी स्टार्ट किया। लेकिन ये करने के बाद भी पेशेंट को कुछ भी रिलीफ नहीं मिला। जब नेक्स्ट फॉलोअप के लिए पेशेंट आया तो उसने बताया, उसकी माँ ने कि नहीं, ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा तो 5% में कह सकती हूँ, लेकिन वो भी नहीं है। लेकिन उनका कहना था कि वो अभी बता रहा है कि नहीं, मुझे फीवर है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, और बहुत ज्यादा जो है वो बातें करने लगा है। बीच में ऐसा था कि वो कुछ बात नहीं करता था, सिर्फ गुस्सा कर रहा था। अभी जो है वो बहुत ही ज्यादा बात कर रहा है, जो ना पूछो वो भी बता रहा है, जिसका रिलेशन नहीं है वो भी बता रहा है, जिसे हम हमारी टर्मिनोलॉजी में प्रलाप कहते हैं। तो पहले वाले जो सिम्टम थे उसमें तो रिलीफ नहीं मिला था, पेशेंट को ऐसा लग रहा था कि फीवर आने वाला है, और ये प्रलाप भी बढ़ गया था। तो फिर जो मेरा पहले वाला जो डायग्नोसिस था या पहले वाली जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट थी मेध्य रसायन वाली, वो मैंने स्टॉप कर दी। और यहाँ पर ये देखा कि ये जो सभी लक्षण स्पेसिफिकली वो जो बता रही थी कि बहुत ज्यादा स्वेटिंग, क्योंकि पेशेंट मेरे सामने बैठा था वो बच्चा, तब भी उसे इतना ज्यादा स्वेटिंग आया था, वो तो चलकर आया था, फैन के नीचे बैठा था, फिर भी उसे इतना स्वेटिंग था। तो ये जो दौर्गंध्य और प्रलाप, ये दोनों जो लक्षण है वो मेदोदृष्टि के लक्षण है। तो मैंने ज्यादा कुछ बाकी सोचा नहीं कि अब मज्जा पर क्या करना है या इंद्रियों पर क्या करना है, ये सब छोड़कर मेदोपाचक जो है, किरात तिक्ता अमृता चंदनम विश्व भेजनम, क्योंकि चंदन जो है उसका मेदोगामित्व भी है, वो दौर्गंध्य पर भी अच्छा काम करता है। तो ये जो मेदोपाचक का कषाय जो है वो व्यानोदान काल में उस बच्चे को स्टार्ट कर दिया, और उसका जो इफेक्ट है वो भी उस कंडीशन में अच्छा दिखाई देने लगा पहले 7 दिनों में ही। नेक्स्ट प्लीज। अब जो पहले वाले हमने देखे थे कि जो अभिसंगज होता है, ये अभिसंग का यूज मुझे इस स्पेसिफिक केस में हुआ कि जब मैंने देखा कि यहाँ पर ये जो सभी इरिटेबिलिटी वगैरह जो लक्षण है वो गृह चिकित्सा से या अभिसंगज ज्वर के मिलते जुलते हैं, तो इसलिए ज्वर की चिकित्सा में भी ये बताया है कि मनोविकार निर्दिष्टे कार्यम तद विषम ज्वरे। मनोविकार की चिकित्सा में जो आया है वो भी आप विषम ज्वर की चिकित्सा में यूज कर सकते हैं।
और सबसे अच्छा मनोविकार की चिकित्सा वाला जो घृत है, कल्याणक घृत, वो कल्याणक घृत मैंने इस पेशेंट में स्टार्ट किया। इसका कारण वो रुक्षता वगैरह बाकी जो हमने देखा था वो तो था ही, लेकिन कल्याणक घृत की फलश्रुति अगर हम देखते हैं तो अपस्मारे, ज्वरे, कासे, शोषे, मंद अनले, क्षय ये है। उसके साथ तृतीय चतुर्थ के भी कहा है, मीन्स उसका मज्जागामित्व भी है वहां पर। भूत उपहित चित्तानाम तदानाम अचेतसा, मन पर भी काम करने वाला है। तो ये सब देखकर इस स्पेसिफिक इस बच्चे में ये उदान काल पर कल्याणक घृत जो है ये स्टार्ट किया। उदान काल क्यों? क्योंकि बलावर्ण स्मृति क्रिया है, ये सब कार्य जो है वो उदान के हैं, इसलिए उदान काल में कल्याणक घृत स्टार्ट किया। उसी विषम ज्वर की चिकित्सा में एक धूपन चिकित्सा भी कही गई है कि धूपन चिकित्सा जो है वो भी अभिशंगज ज्वर पर ज्यादा अच्छा काम करती है। तो ये जो पलंकषा, निम्बपत्रम, वचा, कुष्ठम, हरितकी ये जो है इन द्रव्यों का धूपन वो सकते हैं, ऐसे उन्हें बताया था। वो धूपन वो ज्यादा नहीं कर पाई, बीच बीच में उसे रोक, कभी किया कभी नहीं किया, हार्डली 2 to 3 टाइम्स पर वीक ही वो कर पाई। लेकिन ये जो कल्याण का घृत है और जो मेदोपाचक कषाय है, इन दोनों का काम जो है वो उस पेशेंट में बहुत ही अच्छा रहा और उसके बाद उसकी इरिटेबिलिटी जो है वो कम होती गई। हाँ, उसके लिए लगातार 3 मास तक उसे ट्रीटमेंट दी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहले 10 दिन में ही उसका रिजल्ट आया। पहले 15 दिन में तो उसका जो स्वेटिंग था और ओडर था वो तो मेदोपाचक कषाय से कम होता रहा, 1 महीने में वो पूरा हो गया और 3 महीने के बाद इरिटेबिलिटी जो है वो 50% कम हुई थी। उसके बाद किसी कारणवश उससे बहुत ही ज्यादा श्वास और कास हुआ था। श्वास और कास होते समय वो इतना प्रबल कफ प्रधान था कि पेशेंट को सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। तो उस कंडीशन में उसे सद्यो वमन देना पड़ा और सद्यो वमन देने के बाद बाकी जो 50% लक्षण बचे थे उसमें भी 25% कम हुए। फिर यही चिकित्सा कंटिन्यू करने के बाद 6 महीने बाद पेशेंट जो है वो पूरा ठीक हो गया। नेक्स्ट प्लीज। तो ये नेक्स्ट केस जो है ये कॉलेज स्टूडेंट थी, 21 ईयर्स ओल्ड फीमेल पेशेंट थी। उसकी सिर्फ एक ही कंप्लेंट थी कि अत्यधिक स्वेद दुर्गंधि, जैसे उस पहले बच्चे वाले में भी था। लेकिन ये पेशेंट जो थी वो बहुत ही कृश थी और कोई भी विषय परसेप्शन करने की उसकी इच्छा नहीं थी, बहुत ही ग्लानि थी, कुछ भी नहीं करना चाहती थी वो। हिस्ट्री देखी तो मलेरिया 3 साल एवरी ईयर उसे मलेरिया होता था और विहार देखने पर ऐसा पता चला कि वो उसका वेट पहले बहुत ज्यादा था, तो वेट लॉस करने के लिए उसने बहुत ज्यादा हेवी एक्सरसाइज, जिम ज्वाइन की थी, वेट लिफ्टिंग जैसे बहुत सारे एक्सरसाइज किए थे, जिसके कारण वो अभी जो मेरे सामने थी वो कृश थी, लेकिन पहले वो उसका बहुत वेट गेन था और उसने विहार जो है वो जिम वाला विहार जो है वो उसके केस में था। नेक्स्ट प्लीज। तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो यहाँ क्या है कि ये हेवी एक्सरसाइज के कारण मेद धातु जो है वो अबल हुआ है, मांस धातु जो है वो अबल हुआ है और ये जो मांस और मेद तो दोनों जो है वहां पर दोष जो है जो प्रबल नहीं है उन्होंने आकर अपना स्थान संश्रय किया है। तो ये भी एक लीनावस्था है विषम ज्वर की। मांस मेदोगत, यहाँ मेद ज्यादा प्राधान्य से लिखा है क्योंकि उसकी जो मेन कंप्लेंट थी स्वेदाति प्रवृत्ति और दौर्गंध्य वो मेद के रिलेटेड थी, लेकिन उसका मांस धातु भी अबल था और चरक संहिता का यही सूत्र है कि ऐसे नहीं है कि सिर्फ आप संतत सतत अन्य दुष्क ऐसे ही जाए, कभी कभी संतत ज्वर सतत में, सतत ज्वर अन्य दुष्क में परिवर्तित हो जाता है, तो हमें दोष और दुष्य के आधार पर ही चिकित्सा कर देनी चाहिए। तो यहाँ कफस्थान, रस धातु और मेदोदुष्टि ये सब देखकर लंघन ज्यादा नहीं दे सकती थी, इसलिए लंघन में सिर्फ एक ही चीज बताई थी कि जब पूरी तरह से अच्छे से भूख लगे तभी खाना खाना है, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि जब पेशेंट को पूछते हैं हम कि आपको भूख लगती है या नहीं, तो पेशेंट को ये पता ही नहीं है कि भूख लग रही है या नहीं, क्योंकि समय हो रहा है, कॉलेज जाना है, समय हो रहा है, क्लास जाना है, तो हम खाते ही रहते हैं। तो इसलिए एक स्पेसिफिक उसे इंस्ट्रक्शन दी थी कि खाना खाना है, खाना नहीं खाना है ऐसा नहीं करना है, लेकिन पूरी तरीके से जब भूख लग जाए, क्षुधावृद्धि हो जाए तभी खाना लेना है। उसके साथ मेदोपाचक कषाय जो है वो व्यानोदान काल में स्टार्ट किया था और उद्वर्तन जो है वो भी विषम ज्वर की चिकित्सा में आया है, लेकिन द्रव्य जो है वो मेदोपाचक, मौसपाचक वाले मुस्ता और त्रिफला यूज किया था।
तो उसका उद्वर्तन उसे दिया था। अब चिकित्सा स्टार्ट करने के बाद उसे मूत्रदाह होने लगा, बर्निंग मिक्चुरेशन हो रहा था, इसलिए उसमें फिर षडंगा पानीय और गोखरू सिद्ध जल ये ऐड किया था। लेकिन इस चिकित्सा के बाद उस पेशेंट जो है, मीन्स पेशेंट में ज्वर ना होते हुए भी सभी ज्वर के, विषम ज्वर के, विशेषतः मौसमेदोगत के लक्षण उपस्थित थे और उसी की चिकित्सा से पेशेंट को रिलीफ भी मिला। नेक्स्ट प्लीज। लास्ट केस जो है वो अभी मैं प्रेजेंट करने जा रही हूँ, वो है मैडम विद ड्यू रिस्पेक्ट, किंतु 2 मिनट में आप ये कर दीजिए ताकि आभार प्रदर्शन, नहीं तो दोबारा लिंक ये हो जाएगा। 1-1.5 मिनट में ठीक अपना है, ये कर तो दीजिए। नहीं तो ये केस हम नेक्स्ट ले लीजिए, फिर ये केस हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये जो केसेस हमने अभी देखे या उसका सिद्धांत जो भी हमने देखा, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो धातु पाचन करना। विषम ज्वर में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, तो धातु पाचन करना। क्यों करना है, क्योंकि प्रशस्त धातु निर्मिति जब तक नहीं होगी तब तक वहां पर दोषों की जो लीनावस्था है वो वैसे ही रहेगी, जो विषम ज्वर का मूल कारण होगा। और दूसरा जो है धातु पाचन प्लस धातु रसायन, जैसे करमरकर सर का भी सिद्धांत है कि धातु पाचन जो यहाँ पर दिया है उसी के साथ अगर आप उस स्पेसिफिक उस धातु के लिए जो रसायन द्रव्य है वो ऐड करते हैं तो वो अपुनर्भव चिकित्सा के लिए जैसे वो हो जाता है। तो ये हमें सभी व्याधि में याद रखना है, जो कि ये विषम ज्वर का सिद्धांत है। नेक्स्ट प्लीज। तो यहाँ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ और विश्व आयुर्वेद परिषद के सभी मान्यवरों का आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे ये यहाँ पर संधि दे दी कि मुझे जो भी कुछ समझ में आया है वो आप सभी के सामने मैं प्रस्तुत कर सकी। सभी का फिर एक बार धन्यवाद। अभी हम प्रश्नोत्तर नहीं ले सकते हैं। मेरा उपाध्यक्ष महोदय वीरेंद्रनाथ तिवारी से अनुरोध है कि कृपया आप आभार प्रदर्शन करें और शांति पाठ भी करें। धन्यवाद सर जी। आज विश्व आयुर्वेद परिषद महाराष्ट्र इकाई के द्वारा आयोजित या शुरू की गई ये शैक्षणिक श्रृंखला में चरकोक्त चिकित्सा सिद्धांत का प्रायोगिक अध्ययन, इस विषय पर हमने आज डॉक्टर गायत्री देशपांडे जी का अत्यंत उपयोगी आयुर्वेद के अध्येताओं के लिए, जो नए चिकित्सक आने वाले हैं उनके लिए, जो लोग आयुर्वेद की प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं या उनकी रुचि कम हो रही है, उनमें रुचि जागृत करने वाला विषय था। मैडम ने ज्वर चिकित्सा, ज्वर व्याधि को आधार बना करके जो कई अपने सिद्धांत बताए, कई अपनी औषधियां बताई, वो बहुत ही उपयोगी रही। और इस कार्यक्रम की सफलता रही कि करीब 100 लोगों इसमें ज्वाइंट हुए, 80-90 लोगों से ज्यादा लोग ज्वाइंट हुए। और बीच बीच में मैडम के लिए कमेंट आता रहा है कि नाइस लेक्चर, वेरी इंफॉर्मेटिव लेक्चर। तो मैडम जी, आपको मैं विश्व आयुर्वेद परिषद के द्वारा के निमित्त आपको बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। इसके साथ ही इस साप्ताहिक श्रृंखला को शुरू करने के लिए महाराष्ट्र इकाई के प्रेसिडेंट डॉक्टर विनायक तायडे जी, उनको भी आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। श्री संतोष चौहान जी, सुचिता सेठ जी, वाइस प्रेसिडेंट अमृता मिश्रा जी, मनोज चौधरी जी, भाग्यश्री खोज जी, और जो लोग इसमें जुड़े उन सभी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि आप सभी ने शांति से और कार्यक्रम के पूर्ण होने तक इसे अच्छी तरह से सुना। इसके साथ ही मयूरा मेडिकल क्लासेस, उनको भी धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने अपना प्लेटफॉर्म दिया और हमारे विश्व आयुर्वेद परिषद के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सहयोगी हुए। साथ ही उदय कुलकर्णी जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे से प्रस्तावना रखी, कार्यक्रम की शुरुआत की, धन्वंतरि वंदन किया। सभी पदाधिकारियों को एक बार पुनः धन्यवाद। और आज के प्रमुख वक्ता डॉक्टर गायत्री
देशपांडे जी को मनपूर्वक आभार, धन्यवाद। मैडम, इसी प्रकार से मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि आप इसी प्रकार से प्रयत्न करते रहिए और आयुर्वेद के अध्येताओं को ज्ञान प्राप्त कराते रहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और जैसा कि अपने विश्व आयुर्वेद परिषद की परंपरा है कि जब हम कार्यक्रम को विराम देते हैं तो एक विश्व कल्याण के लिए विश्व में शांति बनी रहे, इसलिए हम एक शांति पाठ करते हैं। तो मैं उस शांति पाठ करता हूं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। धन्यवाद गायत्री मैम। आगे भी आप ही लेक्चर लीजिए ज्वर के बारे में, बाद में आपसे संपर्क करूंगा। धन्यवाद। बहुत ही तत्व विमर्श विधि विमर्श के हिसाब से बहुत अच्छा लेक्चर था। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद।